हाँ, तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि अगर कोई भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो सेल क्या हो जाएगा, वो सेल सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब श्रिंक कैसे हुआ था, हमने ये समझा था कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, क्या था, ज्यादा था, और सॉल्यूशन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम था, और कम होने के कारण क्या हुआ, हायर से लोअर मूव किया, और जब भी हायर से लोअर मूव करेगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब एक्सोस्मोसिस होगा तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। फिर हमने देखा था अगले में आए थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें आए थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आए थे तो हमने जब सेल को डाला था सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन क्या था, वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा था, सेल का क्या था, वाटर कंसंट्रेशन कम था, तो ज्यादा से कम की ओर, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर से लोअर गया तो सारा लगभग धीरे धीरे पानी जो है वो सेल में भरने लगा, सेल में भरने लगा तो सेल क्या करने लगा, स्वेल अप होने लगा, और ये जो प्रोसेस है बाहर से अंदर की ओर जा रहा है पानी, इसी को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर था? उसके बाद हमने देखा था लास्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कि अगर दोनों में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है तो कोई मूवमेंट होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। क्या क्रिएट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ भी वाटर कंसंट्रेशन सेम, यहाँ भी सेम, तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब इसी चीज को एक अच्छे से चार्ट बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो जल्दी से ये वाला चार्ट सभी बनाकर लिख लो, है ना। हाइपरटोनिक में मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल, इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। फिर यहाँ पर इसमें सेल क्या कर रहा था, श्रिंक कर रहा था। फिर हाइपोटोनिक में ज्यादा सॉल्वेंट होता है, कम सॉल्यूट होता है, वाटर मूव्स किधर से किधर जाता है, बाहर से अंदर की ओर सेल के अंदर जाता है, और इसी प्रोसेस को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। फिर आता है सेल स्वेल अप करेगा, मतलब सिंपल सी बात है, जब भी एंडोस्मोसिस होगा तो सेल स्वेल अप करेगा। फिर उसके बाद आइसोटोनिक में आता है कि कोई मूवमेंट ही नहीं होगा वाटर का, क्योंकि सॉल्यूट भी बराबर, सॉल्वेंट भी इक्वल, है ना। उसके बाद नेट चेंज, कोई भी नेट चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चार्ट को जल्दी से नोट कर लो। अब इसके आगे चलते हैं, सेम चीज। अगला टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। कौन सा टॉपिक, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म श्रिंकेज होगा, है ना, श्रिंक होगा। अब देखो हुआ क्या कि हमने सेल लिया, हमने क्या लिया, सेल। एनिमल सेल ना लेकर हमने कौन सा सेल लिया, प्लांट सेल। पिछली बार जो सॉल्यूशन ले रहे थे उसमें हम कौन सा सेल ले रहे थे, एनिमल सेल रहे थे। एक ऐसा सेल ले रहे थे जिसके पास सेल वॉल नहीं है। हम पिछली बार जब हाइपोटोनिक हाइपो में ले रहे थे, आइसो में ले रहे थे, सारा का सेल ऐसा ले रहे थे जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। बट इस बार हम क्या करेंगे, ऐसा सेल लेंगे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो हो सकता है वो बैक्टीरिया को, हो सकता है वो किसका हो, फंगस का हो सकता है वो प्लांट का हो। तो हम जब प्लांट का सेल वॉल लेते हैं, किसका लेते हैं, प्लांट का सेल वॉल, प्लांट का सेल लेते हैं, तो प्लांट के सेल में बाहर में क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल। और हमें ये बात पता है कि सेल वॉल एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर है जो ना कभी फैलेगा ना कभी श्रिंक होगा। सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोलता है कि सर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वही काम यहाँ पर है, टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। तो वही वाला बात यहाँ पर सेल वॉल में होता है कि ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बिल्कुल भी सिकुड़ेगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ठीक है, चलो तो हम चलो देख लेते क्या होता है। हमने सेल को डाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जब इस सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो हमने क्या देखा कि ये सेल बाहर से तो वैसा ही है, पर इसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट बोलने का मतलब प्रोटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। हमने बात कर रखा है कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
तो अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। किसमें डाला? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उसके साथ श्रिंक ही होना चाहिए, पर सेल वॉल यहाँ पर श्रिंक नहीं होगा। श्रिंक क्या होगा? बस इसका प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि अंदर से पानी तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेल वॉल के बीच में पोर होता है। क्या होता है? इस पोर से पानी बाहर आ जा सकता है, तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर लोअर कंसंट्रेशन, तो अंदर से धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगेगा। अब तुम ही सोचो कि अंदर से पानी बाहर निकल रहा है तो ये सिकुड़ेगा कि नहीं पार्ट? तो पार्ट सिकुड़ेगा, तो ये देखो सिकुड़ के कैसा हो गया? ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक गैप क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक गैप क्रिएट हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे ही ये श्रिंक किया, ये सेल वॉल से दूरी बना लिया। इसका प्रोटोप्लाज्म किससे दूरी बना लिया? सेल वॉल से दूरी बना लिया। पहले ये सेल वॉल के पास था, करीब था, अब धीरे धीरे क्या किया? दूरी बना लिया। क्या बना लिया? दूरी बना लिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। जब सेल का प्लांट सेल का सेल कंटेंट मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से क्या बना ले? दूरी बना ले, और दूरी बनाते समय यहाँ पर ये श्रिंक हो जाए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब इसका डेफिनेशन पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बोला है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि ये लिविंग होता है, और हमने बात किया है सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है। क्या होता है? डेड। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है, वो लिविंग नहीं होता, इसीलिए तो वो चेंज नहीं होता एक बार में। तो सेल वॉल क्या होता है? डेड ही होता है। तो यहाँ पर लिविंग कंटेंट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना अवे फ्रॉम द सेल वॉल। क्या बोला है? अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से दूरी बना लिया। व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कब ऐसा करता है? जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो यहाँ पर क्या बना लेता है? इससे दूरी बना लेता है। और ये चीज ऑब्जर्व्ड ओनली इन प्लांट सेल। और ये किसमें ऑब्जर्व हुआ है? सिर्फ प्लांट सेल में ऑब्जर्व हुआ है। किसमें हुआ है? प्लांट सेल में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस किसका हो रहा है? प्लांट सेल का हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस ऑफ प्लांट सेल। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत आसान सा चीज था, कोई भी ज्यादा अलग चीज नहीं था, है ना? तो एक काम करो, सारा का सारा चीज नोट कर लो, डायग्राम भी बना लो। चलो, तो हमने समझ लिया कि प्लाज्मोलाइसिस आखिर होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हमने एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस बहुत अच्छे से समझ रखा है कि एंडोस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द सेल टू इनर साइड ऑफ द सेल, है ना? अंदर सेल के अंदर चला जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और इसका ठीक उल्टा, जब सेल के अंदर से पानी बाहर चले जाता है सेल के, तो उसी प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस लगभग सिमिलर है, बस किस मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है उसके वजह से इसका नाम अलग है। अब जैसे हम बात करें एंडोसाइटोसिस, तो सबसे पहले नाम से मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने का यही तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके नाम से उसके मीनिंग को रिलेट कर दो, काफी हद तक याद वहीं पर हो जाएगा। तो एंडो मतलब होता है अंदर, एंडो मतलब क्या होता है? अंदर। और साइटोसिस मतलब, साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, और सिस मतलब होता है कहीं भी टूटना। अब देखो सेल के अंदर क्या हो रहा है? सेल के अंदर जा रहा है कौन? क्या जा रहा है? कोई सब्सटेंस जा रहा है, वाटर के अलावा कोई चीज जा रहा है, तो हम उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। जैसे एंडोस्मोसिस में पानी जा रहा था और इसमें कोई सब्सटेंस जाएगा, कोई फूड मटेरियल जाएगा, कोई सॉलिड सब्सटेंस जाएगा, अगर उस सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है तो उसको एंडोस्मोसिस नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का होता है, तो उसको फिर क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया? उस सेल ने क्या किया? किसी खाना को खाया। अब खाना को खाया, उसको हम एंडोस्मोसिस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने फूड पार्टिकल खाया, तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, कि उसके अंदर फूड के पार्टिकल्स अंदर गए। तो यहाँ पर बना हुआ है ऑकर्स व्हेन सेल इनगल्फ। सेल क्या करता है? इनगल्फ करता है। इनगल्फ मतलब निगलता है। सेल क्या करता है? इनगल्फ करता है मटेरियल एंड ब्रिंग इट इनटू द
द सेल, और कहाँ पर ले जाता है? सेल के अंदर ले जाता है यूजिंग अ वेसाइकल। किसका यूज करके? वेसाइकल। अब कुछ भी अंदर गया है सॉलिड सब्सटेंस तो उसको एक बाउंड्री, उसको एक कवरिंग देना जरूरी है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस सेल ने खाया फूड को, इस सेल ने क्या खाया? फूड को खाया। ये क्या है? फूड है। क्या है? फूड है। इस फूड को खाया, खाने के बाद ये फूड जो है अंदर जाकर डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर डालेगा। अगर ये खुले में डाल देता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम का मान के चलो अगर पार्टिकल्स इधर न्यूक्लियस के पास पहुंच गया तो न्यूक्लियस को भी डैमेज कर देगा, और जब न्यूक्लियस डैमेज होगा तो पूरा का पूरा सेल ही मर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब सेल मर ना जाए इसके लिए क्या करेगा? ये फूड पार्टिकल को एक वेसाइकल में बंद कर देगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर देगा। उसी को हम बोल दिए वेसाइकल। क्या बोल दिए? वेसाइकल। तो वही चीज बोलता है यूजिंग अ वेसाइकल। वेसाइकल का यूज करके उस फूड पार्टिकल या फिर कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके आएगा। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस इसका ठीक उल्टा, वही पार्टिकल को क्या करेगा? सेल के बाहर फेंक देगा। यहाँ पर जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ ये गलत है ना? ये डेफिनेशन क्या है? गलत है। ये डेफिनेशन गलत है, ये नहीं लिखना है ना, हम इसमें डेफिनेशन लिखा देते हैं, ये गलत है। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखना है वो देखो क्या लिखना है। यहां पर लिखना occurs when cell removed out the material, है ना, from the cell using वेसाइकल। इसमें वेसाइकल का बिना भी कर सकते हैं ना, तो यूजिंग वेसाइकल वाला पार्ट काट देना, बस ये लिखना occurs when cell removed out material, occurs when cell removed out material एक्सोसाइटोसिस के लिए and removed out from the cell, this is known as एक्सोसाइटोसिस। दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो हम समझ चुके हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एक काम करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। डायग्राम बना लेना है, डायग्राम हल्का फुल्का डायग्राम बनाना है, बस ये सेल बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है, और ये फूड पार्टिकल्स, ये चारों तरफ जो दिख रहे हैं ये अलग अलग, ये सारा चीज नहीं बनाना है ना, ये बस शोकेस के लिए है। हाँ, तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा अमीबा परफॉर्म्स एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अमीबा कैसे परफॉर्म करता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो देखो अमीबा का क्या खेल है। तो हमने एक अमीबा बनाया। अमीबा एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है ना, अमीबा एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया अमीबा। क्या हो गया? अमीबा। अब अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपने चारों तरफ बनाता है एक सूडोपोडिया। जैसे कि इसके सामने एक फूड आ गया। क्या आ गया? फूड आ गया। चलो इसके सामने एक छोटा सा फूड आ गया। क्या आ गया? फूड आ गया। अब ये क्या करेगा? अमीबा जो है वो देखेगा कि यहाँ पर फूड है। क्या है? फूड है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? फूड हो गया। जैसे इसने देखा कि फूड आया सामने, इसको धीरे धीरे घेरना शुरू करेगा, एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से अपने साइटोप्लाज्म को फैलाकर, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। या फिर इसको एक और नाम देते हैं फॉल्स फीट। क्या नाम देते हैं? फॉल्स फीट। फीट मतलब पता है ना, पैर। फीट मतलब पैर के बारे में बात कर रहा है, पर ये फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स फीट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फॉल्स फीट बोल रहा है। यानी कि इसका पैर कैसा होगा? नकली जैसा होगा। नकली बोले तो अभी दिख रहा है पर बाद में गायब हो जाएगा। जब ये फूड आएगा, फूड खाने के लिए फूड को घेरेगा, और जब फूड को घेरेगा तो एक सूडोपोडिया बनाएगा, और जब फूड खा लेगा, जब ये फूड अंदर चला जाएगा, जब ये फूड अंदर चला जाएगा तो फिर क्या होगा? ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। अरे सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ, ये फूड आया। अब ये फूड घसक के कुछ और घसक गया गलत फूड घसक गया। कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ, ये फूड आया है ना। अब फूड क्या हुआ? घसक के इधर चला गया, है ना। फूड जो है घसक के किधर आ गया? इधर आ गया।
अब फूड जो है जैसे ही अंदर आ जाएगा, फूड जैसे ही अंदर आ जाएगा, हम देखेंगे कि कुछ देर बाद सूडोपोडिया क्या हुआ, गायब हो गया। कुछ देर बाद सूडोपोडिया गायब हो गया। जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा सूडोपोडिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वापस से अमीबा वही स्ट्रक्चर से आ जाएगा। यानी कि वे कुछ समय के लिए ही इसका फीट दिखा था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, कि दिख रहा है पर ओरिजिनल उसका नहीं है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। और सूडोपोडिया भी बोलते हैं, इसका मेन नाम क्या है, सूडोपोडिया, क्योंकि सूडो मतलब ही होता है फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स होता है। क्या बात यहाँ पर क्लियर हुआ। और इस तरह से अमीबा ने फूड को खाया, और फूड को खाया, इसी प्रोसेस को क्या बोले हम, एंडो क्या बोले, साइटोसिस। क्या बोले, साइटोसिस। और फूड को खाएगा, खाने के बाद थोड़ा देर बाद ये इसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद ये कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा। क्या बनेगा, कुछ वेस्ट बनेगा। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ वेस्ट बनेगा, और इसी वेस्ट को क्या करेगा, फिर बाहर निकाल देगा। तो बताओ, जो वेस्ट को बाहर निकाल रहा है क्या वो पानी है, नहीं। तो अगर पानी नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, अगर पानी निकाल रहा था बाहर तो एक्सोऑस्मोसिस बोलते। पर यहाँ फूड पार्टिकल्स के बारे में सॉलिड निकाल रहा है, कोई सॉलिड सब्सटेंस निकाल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, एक्सोसाइटोसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, एक बार नोट कर लो अच्छे से। चलो, तो हमने समझ लिया है ना, हमने ये अमीबा के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा कुछ इसके बारे में एग्जाम्पल लिख लो कि डिफ्यूजन कहाँ पर हो रहा था, डिफ्यूजन कहाँ हो रहा था, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। डिफ्यूजन हो रहा था सेल में हो रहा था, है ना, इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल, हर जगह डिफ्यूजन हो रहा था। फिर हम बात करें ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा था, ऑस्मोसिस भी हर जगह हो रहा था, इन एनिमल एंड प्लांट सेल when water comes in and goes out, वाटर आता है और अंदर बाहर ऐसा करता है। फिर आया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अभी पढ़ा है हमने, है ना, सेल में हो रहा था जब कोई फूड पार्टिकल खा रहा था, फूड इनगल्फिंग, फूड इनगल्फ बाय सेल, है ना, जिसके बारे में क्या, अमीबा के ही बारे में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, हाँ, मटेरियल भी लिख सकता है, फ्रॉम सेल। कहाँ पर हो रहा था, अमीबा के साथ हो रहा था। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पहले से देख रखा है, क्या होता है एक्टिव पैसिव, जब एनर्जी खर्च करना पड़े, है ना, फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी, है ना, फ्रॉम एटीपी। तो ये सारा चीज हम इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। इसके लिए टॉपिक डाल देना एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग टर्म, है ना, एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग टर्म, है ना। तो जल्दी से इन सारी चीज को एक बार नोट कर लो अच्छे से। हाँ, तो ये सारा नोट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कब ऑब्जर्व होगा, कौन से कंडीशन में प्लाज्मोलाइसिस ऑब्जर्व होगा, ध्यान से पढ़ो, इस वाले ऑप्शन को पढ़ो। नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, ध्यान से पढ़ो। लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, पर एक्सप्लेन करो
क्या इसमें क्या ऐसा बोल रहा है? प्लांट सेल है उसमें हाँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा और यही प्रोसेस क्या होगा? प्लाज्मो। बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन सबसे एलिमिनेशन कर देते हैं ना। क्यों पहला ऑप्शन क्यों गलत होगा? आरबीसी सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक। अरे ह्यूमन सेल कोई भी क्या होता है? एनिमल सेल होता है। क्या होता है? और एनिमल सेल में कभी भी प्लाज्मोलाइसिस हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास सेल वॉल ही नहीं है। तो प्लाज्मोलाइसिस होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं है। एग सेल, ये भी एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं है। लीफ सेल, इसमें सेल वॉल है, होता है। तो देखते हैं। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होना चाहिए। अगर यहाँ पर हाइपोटोनिक होता तो क्या आंसर होता? नन ऑफ दिस, है ना। अगर यहाँ होता लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तब क्या होता? नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ हाइपरटोनिक लिखा है इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे जल्दी से नोट कर लो, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, उसके बाद हम इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि ये सारा पॉइंट्स क्या कह रहा है।